कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के जो नताइज हैं वो कल हम सब के सामने आएंगे। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तारिक हमीद कर्रा साहब। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए कर्रा साहब। सबसे पहले एग्जिट पोल से शुरू करते हैं। एग्जिट पोल 2 दिन से सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं एग्जिट पोल्स को? क्या सेटिस्फाइड हैं आप जो एग्जिट पोल पे सामने रिजल्ट आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम एग्जिट पोल का जो एक ट्रेंड है उससे तो हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन वी ट्रस्ट मोर ऑन द एग्जैक्ट पोल देन ऑन द एग्जिट पोल। ओके, तो उससे कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल के जो फिगर्स सामने आ रहे हैं, आई एम वेरी होपफुल कि उससे बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो सामने निकल के आएंगे। यानी जो नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं आप कहते हैं कि उससे भी बेहतर सामने आएंगे। इसी सब के बीच में मेरी उम्मीद। ओके, इसी सब के बीच में हमने देखा कि वो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स की जो खबर है वो कल से गश्त कर रही है हर जगह। लोग जो हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहती है, एंटी डेमोक्रेटिक सेटअप भी कह रही है। आप किस तरीके से देखते हैं उन 5 रुकन को, क्योंकि उनके पास अब वोटिंग इख्तियारात भी होंगे, वो वोट भी कर पाएंगे, तो काफ़ी पावरफुल हैं। जितने ये 90 पावरफुल रहेंगे उतने वो भी पावरफुल रहेंगे। तो इस खबर को कि एलजी साहब जो है उनको नाम सामने आ गया है उनकी तरफ से, इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि ये कार्रवाई जो है ये अनडेमोक्रेटिक भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए कि ये नेगेट करता है, ये खिलवाड़ है पीपल्स वर्डिक्ट का, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पावर्स दिए गए हैं, अथॉरिटी दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो राज्यसभा में एक तादाद मेंबर्स की नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो प्रोविजंस हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट एनीवन टू राज्यसभा बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट। तो यहाँ पे उसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पे कहते हैं कि एलजी साहब उन 5 को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि सरियन एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक मूव है। हैरानगी की बात यह है कि सोचने की बात है कि मुल्क के प्रेसिडेंट ऑफ को जब आर्बिट्ररी अथॉरिटी, आर्बिट्ररी पावर्स नहीं है कि वो किसी को ऐसे ही ऑन हिज विम और विश नॉमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ एलजी को क्यों ऐसी अथॉरिटी है विच इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल? या तो आप उसको फॉलो कीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो ये प्रोविजन कहाँ से आया, कैसे आया? और उसमें मे लिखा है, ही मे, यानी विम्स एंड विशेस। अगर लगता है कि करना है तो करेंगे, अगर लगता है नहीं करना है तो नहीं करेंगे, जो कि एम्बिग्विटी से भरपूर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है, और ये सरियन हमारा जो इलेक्टोरेट है उसके साथ एक भोंदा मजाक है। जो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन हुए ये खुद में ही यूनिक थे इस बार, क्योंकि 10 साल के बाद हुए। पहले इलेक्शन है जब जम्मू कश्मीर महज एक यूनियन टेरिटरी बन के रह गई है। तो जो नई सरकार बनेगी क्या रहेगा उनके पास? क्योंकि खुद सियासी जमातें कहती है कि हमारे पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि हम बस एक ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटी रह गए। तो जो नई सरकार बनेगी क्या इख्तियारात रहेंगे उनके पास? देखिए, मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि अगली सरकार या अगली असेंबली जो है वो bereft ऑफ सर्टन पावर्स है, bereft ऑफ सर्टन अथॉरिटीज़ है। बट दैट डज नॉट मीन, हमने जो हमारा एक्सपीरियंस अब बीजेपी के साथ रहा है, दैट डज नॉट मीन कि हम खामोश हो जाएं या विड्रॉ कर लें या ये कहें कि हम इसमें शमूलियत नहीं करेंगे, बिकॉज देन वी आर लीविंग फील्ड ओपन टू दैट। हमारा मानना है कि हमारे साथ हर किस्म का खिलवाड़ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, कानूनी तौर पे हुआ, लेकिन अगर इनको यू डोंट मीट देम हाफ द वे, अगर उनको आपके वास्ते आप उनके लिए कोई अंकुश नहीं आप डालते हैं, तो फिर वही सारा होगा जो अभी तक होता आ रहा था। तो मेरा ये है कि इट इज़ ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल से किसी को भी शाई अवे नहीं करना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी बनती है और ये हमारी एक मुल्की ड्यूटी भी बनती है कि हम
जो कम से कम जो बचा है उसको बचाएं और जो छिना है उसके वास्ते एक नई स्ट्रगल स्टार्ट करें, जिसके लिए मैं कहता हूं इट वुड बी अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्ट्रगल। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में ये काफ़ी लंबे वक्फे के बाद ऐसा देखने को मिला कि एक प्री पोल अलायंस हुई, यानी इंतखाबात से पहले ही अलायंस कर दी गई, सीट शेयरिंग भी कहा गया। उस पर कई सारी चीज़ें सामने आती है, जिसमें एक ये सबसे बड़ी बात आती है कि कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस कश्मीर पे रखा और जम्मू रीजन पे उस लिहाज से फोकस नहीं किया, जबकि कांग्रेस का ज़्यादा स्टेक जम्मू में है, ज़्यादा सीट्स जो है जम्मू प्रोविंस में फॉल करती है। तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो ये सोचना कि कांग्रेस जम्मू में मजबूत है और कश्मीर में नहीं है, मेरे हिसाब से ये नाइंसाफ़ी की बात है। अब ठीक है कि वहाँ पे हमारी जो लीडरशिप जो है जम्मू में वो ज़्यादा है कांग्रेस की, यहाँ उसके बरक्स थोड़ी कम है, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद स्पेशली जो उन्होंने कनेक्ट यहाँ पे किया, जिस वक्त कश्मीर पहुंचे, वो श्रीनगर में जो उनका लास्ट डे था, जो कनेक्ट उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ किया, नस्बती तौर भी उन्होंने कनेक्ट किया और साथ ही में उन्होंने अपना वो कल्चरल जो एक बैकग्राउंड है वो सारा कनेक्ट करने के बाद में उन्होंने जो कहा कि मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर के लिए हूँ, तो उसके बाद में एक फील गुड फैक्टर यहाँ पे क्रिएट हुआ स्पेशली फॉर राहुल गांधी, और यहाँ पे ख़ास तौर से नौजवानों के वास्ते वो एक इंस्पायरेशन बन गए, जिसके नतीजे में लोग और ख़ास तौर से नौजवान काफ़ी तादाद में कांग्रेस के साथ जुड़ने लगे। ये बात सही है कि यहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स निस्बतन जम्मू से कम हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आज की डेट में फील गुड फैक्टर जो है वो राहुल गांधी का और कांग्रेस का यहाँ ज़्यादा है, और जम्मू में तो बराह रास्त टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ है। यहाँ पे जो टक्कर है वो अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो उन ताकतों के साथ है जो सब्सिडरीज हैं बीजेपी की। तो मुझे पूरा यकीन है कि दोनों खित्तों में कांग्रेस का इस वक्त अच्छा खासा एक फुटहोल्ड है। करा साहब, ये बात शायद इसलिए भी सामने आती है, जैसा आपने खुद भी कहा कि जम्मू में डायरेक्ट कंपटीशन बीजेपी के साथ है, और पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने एक अच्छे अमाउंट ऑफ सीट्स जो हैं जम्मू प्रोविंस से ही ली थी, तमाम जो उनकी 25 सीटें थी वो जम्मू प्रोविंस से थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही एक एज कॉम्पिटिटर देखा जाता है जम्मू प्रोविंस में, तो शायद कहीं ना वो कमी महसूस तो ना हुई कि कांग्रेस ने कम कैंपेनिंग की, जो उनके नेशनल लेवल लीडर्स हैं वो जम्मू प्रोविंस पे कम फोकस रहे एज कम्पेयर टू कश्मीर प्रोविंस। देखिए, कैंपेनिंग डिफरेंट टाइप की होती है। एक कैंपेनिंग है जहाँ पे आप यू कैन सी द नॉइज, यू कैन सी द विजिबिलिटी। दूसरी कैंपेनिंग होती है वेयर सच थिंग्स आर नॉट सीन, और स्ट्रैटेजिकली कहें तो उसको डिस्क्रीट कैंपेनिंग भी कहा जा सकता है। स्ट्रैटेजिकली कहें तो उसको विदाउट मेकिंग ए नॉइज आप हाउस टू हाउस होल्ड जाके बात कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि जो स्ट्रैटेजी हमारी कैंपेनिंग की थी वो अनुकूल थी वहाँ की सिचुएशन के मुताबिक। अब ये है कि यस, देयर वाज नो नॉइज एज दैट ऑफ एज कंपेयर टू बीजेपी। उसके साथ इसी अलायंस के चलते एक फ्रेंडली कंटेस्ट की बात भी सामने आई, यानी कुछ ऐसी सीट थी जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है अलायंस नहीं था, वहां वो दोनों के कैंडिडेट सामने आए, लेकिन उसके बीच में कुछ हीटेड कमेंट्स भी सामने आते थे, चाहे फिर वो एनसी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो। तो कहीं ना कहीं क्या उन चीज़ों की वजह से खलिश पैदा होती है, या अगर आप अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं करते हैं, कैंपेनिंग नहीं करते, आपको दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगना पड़ता है, तो कितना मुख्तलिफ रहता है ये कैंपेनिंग के टाइम में? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हर अलायंस की इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस होते हैं जी। हर पार्टी के एजेंडा के आपस में कंट्राडिक्शंस होते हैं, और किसी एक लार्जर प्लान के तहत, लार्जर पर्सपेक्टिव में ये कंट्राडिक्टरी ये फोर्सेस जो हैं वो सामने आते हैं और नज़दीक आते हैं। तो कंट्राडिक्शन होना लाजमी है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, या ये सिर्फ एनसी या कांग्रेस में ही नहीं है, ये कोई भी अलायंस आप ले लीजिए, इंडिया ब्लॉक का ले लीजिए,
एनडीए का ले लीजिए, हर कंट्री अलायंस में कोई इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। हैविंग सेड सो, हमारा अलायंस जो हुआ, और इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा, कॉन्ट्रडिक्शंस ये भी होती हैं कि 5 साल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया होता है, 5 साल के बाद में उसको ये कहा जाता है कि साहब आप साइड पे हो जाइए, ये सीट हम अगली जमात को देना चाहते हैं, या अंडरस्टैंडिंग में ये उनके हिस्से में आएगी। तो हार्ट बर्निंग तो होती है। ये एक फितरी निज़ाम है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आपको वो सीट जो है वो अगले को देनी पड़ती है, तो एक हार्ट बर्निंग ज़रूर होती है। ये सिर्फ हमारे वास्ते नहीं, एनसी के वास्ते नहीं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तमाम मुल्क में किसी भी अलायंस के साथ हो सकती है। तो उसके देखते हुए जिस वक्त ये हम लोगों ने अलायंस स्टिच किया, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे हमारे लोगों ने मेहनत की थी, तो वो जिस वक्त अगली जमात को देनी पड़ी, या उनके लोगों ने मेहनत की थी तो वो हमें देनी पड़ी। तो नेचुरल है ये कि उन लोगों ने जिन्होंने मेहनत की थी उनके वास्ते एक ये अनएक्सेप्टेबल सा फैसला था। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे दोनों साइड के कैंडिडेट्स बज़िद होते हैं कि नहीं हमने ही लड़ना है, हमारे ही हिस्से में ये आनी चाहिए, वहाँ पे ये एक नॉवल मेथड इवॉल्व हो जाता है कि चलिए फ्रेंडली कंटेस्ट करते हैं। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि चाहे फिर ये कैंडिडेट हमारा जीते या अलायंस पार्टनर का जीते, रहेगा ये अलायंस के ही खाते में। तो ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। उसमें पार्टीज का आपस में कोई अलायंस में कोई दरार वाली बात नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट वाली बात नहीं है, बट इट इज काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट कि सिंस वी आर नॉट एबल टू कन्विंस आवर पीपल, अलायंस पार्टनर के भी यही दिक्कत आई होती है, हमारी भी वही दिक्कत आई होती है, तो उस केस में दिस इज काइंड ऑफ ए नॉवल मेथड कि चलिए फिर इस तरीके से लड़ा जाए। करा साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें जो जम्मू कश्मीर रिलेटेड है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों को एश्योर करती है वो स्टेटहुड है। हमेशा कांग्रेस के लीडर्स ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब यहाँ आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए, तो सब ने स्टेटहुड का जिक्र किया। आप भी वक्तन फवक्तन जो है स्टेटहुड की बात करते हैं। स्टेटहुड तो बीजेपी के लीडर्स भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मिलेगा, तो कांग्रेस बीजेपी से इस चीज़ से कैसे मुख्तलिफ बनती है? और आपके अलायंस पार्टनर 370 35A पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो क्या कल को हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कहीं ये बात आई 370 और 35A की, कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा इस हिसाब से? सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि बीजेपी भी करती है बात और हम लोग भी अलायंस वाले भी बात करते हैं। बीजेपी हैज़ रॉब्ड आवर राइट्स, चाहे 370 की बात करें या किसी की 35A की बात करें। तो जिसने डाका डाला हो वो जब ये कहता है कि ये मैंने देना है, भाई आपने तो डाका डाला, आपकी कौन सी मॉरल अथॉरिटी है? आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप वापस देने को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये तो शर्मिंदगी की बात है। एक पहले तो आपने डाका डाला और फिर ये अथॉरिटी से बात कर रहे हैं कि आप लोग कौन है बात करने वाले? यानी जिसके घर में डाका पड़ा वो मजलूम होने के बजाय वो उसको जालिम की शक्ल में सामने पेश करते हैं, और जिसने जुल्म किया वो अपने आप को मजलूम की सूरत में पेश करते हैं। तो डाका डालने वाले को कोई इखलाकी जवाज नहीं बनता कि वो उस बारे में बात करे कि हम देने वाले हैं। रहा सवाल हमारा, जहाँ पे हम कहते हैं हमसे तो छिना है, हम तो उस रंग में मजलूम हैं, तो मजलूम की आवाज़ ये है कि हम अपने उन इख्तियारात को हासिल करने के वास्ते जद्दोजहद करेंगे, ये हमारा हक है जो दिन दहाड़े जिस पे डाका डला है। और उसके वास्ते हम वी हैव बीन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी टू गेट बैक द स्टेटहुड विद द राइट्स ऑफ राइट ऑन द लैंड एंड राइट ऑन द जॉब्स। रहा सवाल दूसरा सवाल क्या था? 370 और 35A जो आपका अलायंस पार्टनर
एम्फसाइज करते हैं कि हम उस पर बात करेंगे, उसको वापस लेके आएंगे, तो कांग्रेस क्या उनके सपोर्ट में रहेगी? क्योंकि उन पे ये भी तंज अक्सर होता है कि आपका जो अलायंस पार्टनर है वो खुल के कभी 370 पे बात नहीं करता। देखिए, पहले ही मैंने बताया कि जो अलायंस जब स्टिच होता है तो ये इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। एक तो वो बात, दूसरी बात कि दोनों पार्टीज या जितने भी अलायंस पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने एजेंडा पे, अपने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ते हैं। देयर इज नो कॉमन एजेंडा, देयर इज नो कॉमन मैनिफेस्टो बिटवीन द अलायंस पार्टनर्स। और हम अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं। ना हम उनके मैनिफेस्टो को एंडोर्स करते हैं, ना वो हमारे मैनिफेस्टो को एंडोर्स करते हैं। हमारा मकसद जो है वो टोटली डिफरेंट है। हमारा मकसद है कि जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स में न फंसते हुए जो हमारा मुद्दा है, जो फोकस है, जो टारगेट है, वो ये है कि बीजेपी को कैसे पावर कॉरिडोर से बाहर रखा जाए। उसमें वो अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। और रहा सवाल फिर जिस वक्त सरकार बनेगी, गवर्नेंस का मामला आएगा, एजेंडाज के मामले आएंगे, तो उस वक्त एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो भी कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, जो भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उनको लेके डिस्कशन होता है कि ये रखा जाए ना रखा जाए। तो अभी वो स्टेज नहीं आया है। लेट दैट स्टेज कम, we will definitely discuss those contentious issues. You took over as PCC chief very recently, जब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ थी। उसके बाद ही इलेक्शंस हुए, एक हिस्टोरिक इलेक्शन हम इनको कह सकते हैं क्योंकि लंबे वक्फे के बाद हुए हैं। तो कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े एज ए न्यू PCC चीफ जम्मू कश्मीर का, और उसी के बाद इतने बड़े इलेक्शंस को भी हैंडल करना पड़ा? मैं आपको याद दिला दूं कि 16 अगस्त को दिन के 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस डिक्लेयर किए और 16 अगस्त रात के 9 बजे मेरा ऑर्डर इशू हुआ टू टेक ओवर एज द चीफ ऑफ JKPCC. आई मीन इट वाज सो सडन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि लीडरशिप चेंज हुई हो इलेक्शन के नज़दीक या इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद. दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. For that, I am very thankful to the leadership, especially Rahul Gandhi, Sonia ji, Mr. Kharge, Venugopal ji, कि ऐसे crucial juncture पे they bestowed trust in me, and I am trying my best to prove good on their this trust. Challenges हमारे वास्ते दो थे सामने, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के और दूसरे इलेक्टोरल लेवल के. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के वास्ते आई शुड हैव टाइम टू रिफर्बिश द ऑर्गेनाइजेशन, एक नए अंदाज से तंजीम साजी करना, नए अंदाज से इसको अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना, जिसके वास्ते काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है. मेरे वास्ते उस वक्त जो प्रायोरिटी थी दैट वाज द इलेक्टोरल पार्ट ऑफ इट. तो उसमें हम अपनी दानिश के मुताबिक जितना कर सके, मेहनत, सबको साथ ले चलना और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को आइसोलेट करना, तो वो मेरे वास्ते एक बड़ा चैलेंज था. और उसमें हम माशाल्लाह मैं यही कहूँगा कि बहुत हद तक कामयाब हुए. और जो चैलेंजेस हमारे इसके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के हैं, मेरे ख्याल में रिजल्ट निकलने के बाद में वो एक जिम्मेदारी जो हम पे छोड़ी गई है उसके बारे में उसके बाद ही कोई काम किया जा सकता. मैं आखिर में आपसे जानना चाहता हूं कि कल जो है नताइज सामने आ जाएंगे, कल शाम को हमें मालूम होगा कि किस पार्टी के पास कितने नंबर्स हैं. अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास जो है नंबर्स पूरे नहीं होते हैं सरकार बनाने के लिए, क्या वो ओपन है किसी और किस्म की अलायंस के लिए? पहले मैं आपके अर्लियर सवाल का एक थोड़ा सा मुझे याद आया. जिस दिन यहाँ पे गांधी जयंती थी, दैट वाज ऑन 2 अक्टूबर, उस दिन ही मैंने कहा था कि अगर बीजेपी कोई मिस एडवेंचर ना करे तो अगली सरकार अलायंस की होगी. और वो मिस एडवेंचर अब सामने आ रहा है, यानी 5 नॉमिनेटेड. तो आई हैड दिस हंच कि कुछ ना कुछ वो करने वाले हैं, मिस एडवेंचर जिसको मैंने कहा. और वो मिस एडवेंचर जो है, जिसको मैं कहता हूं
it is a pre-poll. It was rather a pre-poll rigging. पहले से ही रिग करके रखा हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें यूज किया गया उस प्री पोल रिगिंग के वास्ते. सो दे आर ऑलरेडी इनटू ए मिस एडवेंचर. रहा सवाल कि अलायंस के शायद अगर नंबर्स कम रहें, तो आई हैव बीन मेंटेनिंग इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट एनीवन, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज ऑन द सेम पेज कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से कैसे बाहर रखना है या उनका भी एजेंडा वही है कि बाहर रखना है, दे आर वेलकम. आई मे नॉट क्वालिफाई एनी पर्सन, आई मे नॉट क्वालिफाई एनी पार्टी, but the fact of the matter is all such forces who are against the BJP for their divisive policies, for their anti-people policies and for their hate politics, जिससे पूरे मुल्क की सोसाइटी बट गई है, जम्मू कश्मीर में भी उसका असर पड़ा. तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग सामने आए और वी में हैव ए कॉमन एजेंडा ऑन दैट. यानी बीजेपी के अलावा किसी भी किस्म की पार्टी के साथ अलायंस के लिए तैयार हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने को तैयार हैं. बिल्कुल जी. बहुत शुक्रिया करा साहब हमसे बात करने के लिए. अभी के लिए इतना ही. बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ.